हमने देखा तो है, लेकिन गौर करने की जहमत ही नहीं की कि वो सेक्टर जो सालों से अंडर परफॉर्मेंस था, आज वही सेक्टर सबसे ज्यादा बुलिश नजर आ रहा है। तो हम किसी और नहीं बल्कि बात कर रहे हैं रिफाइनरी सेक्टर की। पहले ये कंपनीज लॉसेस में थी, लेकिन आज इनके प्रॉफिट्स बिलियंस में जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या बदला? क्या ये एक टेम्परेरी जंप है या पाकिस्तान की इकोनॉमी में एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है? आज की वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे रिफाइनरी सेक्टर का, कि आखिर रिफाइनरी सेक्टर पहले क्यों अंडर परफॉर्मेंस रहा और अब क्या रीजन है कि ये आउट परफॉर्म कर रहा है बाकी तमाम सेक्टर्स को पीछे छोड़कर। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये रिफाइनरी सेक्टर में कौन से स्टॉक में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या कौन सा स्टॉक बेस्ट परफॉर्मर रह सकते हैं एज कम्पेयर टू देयर अदर कंपिटिटर्स। तो हम ये सब जानेंगे इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं शमशेब। आप देख रहे हैं B1 बिलियनर यूट्यूब चैनल, जहां हम डिकोड करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड न्यूज एंड अपडेट्स को एंड डिफरेंट कंपनीज के एनालिसिस को और सेक्टर से लेकर हर कंपनी के डिफरेंस को। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लिया अगर आप PSX से रिलेटेड न्यूज एंड अपडेट्स और एनालिसिस को टाइमली अवेल करना चाहते हैं। और अगर आप भी किसी कंपनी का एनालिसिस चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और एक व्हाट्सएप के कम्युनिटी का लिंक जो कि इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप उसको फॉलो करके PSX से रिलेटेड न्यूज एंड अपडेट्स को टाइमली अवेल कर सकते हैं। और हमें चैनल पर कौन सी वीडियो अपलोड करनी चाहिए आप उस पर पोलिंग भी कर सकते हैं। तो जाते जाते एक नजर हमारे प्रीमियम ग्रुप के प्रॉफिट्स पर डालें। तो अगर आप भी ऐसे प्रॉफिटेबल सिग्नल्स हासिल करना चाहते हैं तो हमें इस गिवन व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, जो कि ये तमाम फैसिलिटीज आपको एक एक ग्रुप में मिलेंगे। और यही नहीं, बल्कि ये तमाम फैसिलिटीज भी आपको B1 बिलियन टीम प्रोवाइड करती है। यहाँ पर एक सबसे मेजर पॉइंट जो समझना लाजमी है हम सबके लिए, कि ये रिफाइनरी सेक्टर पहले क्यों अंडर परफॉर्मेंस थी और अगर अब आउट परफॉर्म करी है तो क्या फ्यूचर में भी ये अगेन अंडर परफॉर्मेंस आ सकती है। तो ये वजूहात जानने के बाद हम इस चीज का फैसला कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी मेजर जो रीजन है वो है ओल्ड टेक्नोलॉजी। तो हमारी जो रिफाइनरी थी उनके पास ओल्ड टेक्नोलॉजी, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी मौजूद थी। अब वो सबसे बड़ा मसला खड़ा ही ये करती थी कि जो क्रूड ऑयल आता था वो क्रूड ऑयल को रिफाइन करते थे, देन ही आगे जो प्रोडक्ट्स बनती थी, लेकिन वही क्रूड ऑयल जो रिफाइन किया जाता था आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज की तरफ से, वो 30 से 40% तो सिर्फ फर्नेस ऑयल ही बना डालती थी, जो कि ये सबसे बड़ा नुकसान होता था। तो पेट्रोल और डीजल की निस्बत जो फर्नेस ऑयल है वो काफी सस्ता है, जिसकी वजह से जो रिफाइनरीज है वो उनको काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता था, क्योंकि आउटडेटेड टेक्नोलॉजी होती ही सिर्फ इसलिए है कि फर्नेस ऑयल भी ज्यादा पैदा हो। तो रिफाइनरीज का सबसे बड़ा मसला, मेन इशू यही था, जिसकी वजह से अंडर परफॉर्मेंस थी। और अगर आपकी बात करें तो रिफाइनरीज काफी ज्यादा आउटडेटेड से अपग्रेड कर रही हैं अपने आप को, और यहाँ पर अब डीप कन्वर्जन प्रोसेस चलता है और क्रैकिंग यूनिट्स को लगा रही हैं तमाम रिफाइनरीज। तो अब इसका सिंपल अल्फाज में वही कच्चा तेल जो कि क्रूड ऑयल है उसी को इस्तेमाल करके जो रिफाइनरीज है वो फर्नेस ऑयल बनने ही नहीं देती। वो जो फर्नेस ऑयल बनता है उसको यूरो 5 डीजल और पेट्रोल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो सिर्फ इसी वजह से जो रिफाइनरी मार्जिन है वो कई गुना बढ़ गए हैं। तो ये सबसे बड़े मेन इशू। और इसकी अपग्रेडेशन के बाद अब सेकंड जो मेजर पॉइंट आता है वो है मेन पॉइंट, जो कि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की कंपनीज को भी उससे काफी हिट किया, जो कि है सर्कुलर डेट का इशू। तो जी हाँ, जिस तरह सर्कुलर डेट का इशू ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के साथ उसको काफी मामला सोल्व आउट किया गया, तो रिफाइनरी सेक्टर पे भी हुकूमत की नजर पड़ी। तो रिफाइनरी सेक्टर की भी सुनी गई और उनका भी जो सर्कुलर डेट का मामला है वो भी काफी हद तक रिजोल्व हो गया और आगे भी आपको काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। ये सर्कुलर डेट ही मामला जो कि रिफाइनरी सेक्टर को इतना लटका के रखता था, और इवन के रिफाइनरी सेक्टर में एक टाइम तो ये भी आता था कि इन पर इतना नेगेटिव कैश होता था कि वो क्रूड ऑयल को भी बाय नहीं कर सकते। एक न्यू टेक्नोलॉजी में शिफ्ट करना तो दूर की बात थी। तो अब सर्कुलर डेट का मामला भी काफी हद तक रिजोल्व हुआ, जिसकी वजह से वो अपनी कन्वर्जन करे ओल्ड टेक्नोलॉजी टू न्यू टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर हुकूमत ने एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स के जरिए रिफाइनरीज का पैसा क्लियर करना शुरू कर दिया है। तो तीसरा बड़ा मेन मसला था प्राइसिंग पॉलिसी का। पहले प्राइसिंग का जो फॉर्मूला था वो बहुत ही पेचीदा था, और इवन के रिफाइनरीज को जो इंटरनेशनल मार्केट थी उससे भी सस्ता जो अपना ऑयल है उसको सेल आउट करना पड़ जाता था, क्योंकि उस टाइम पर गवर्नमेंट तो कीमतें कंट्रोल करती थी। और सेम ऐसे ही रिफाइनरीज को कोई इंसेंटिव भी नहीं मिलता था और ना ही कोई अपग्रेडेशन आपको देखने को मिलती। तो अब 2026 में आपको नई रिफाइनरी पॉलिसीज देखने को मिल रही, जो कि 2023-24 के बाद अच्छी पॉलिसीज है। तो रिफाइनरीज को अब जो इम्पोर्ट डीजल और पेट्रोल है उन पर 7.5 से 10% की जो प्रोटेक्शन है वो मिल रही है। तो मतलब कि अगर बाहर से जो भी तेल आता है तो वो लोकल रिफाइनरीज के लिए काफी सूरमंद साबित होगा, कि वो तो एक्सपेंसिव होगा एज कम्पेयर टू लोकल मैन्युफैक्चर। और सेम ऐसे ही मार्केट को डीरेगुलेट किया जा रहा है ताकि रिफाइनरीज अपने मुताबिक एक बेहतर रेट ले सके। तो सेम ऐसे ही जैसे शुगर सेक्टर में डीरेगुलेशन हुई, और सिर्फ यही नहीं बल्कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर में जो कि न्यूट्रास्यूटिकल में थे उसमें भी आपको डीरेगुलेशन देखने को मिली। तो यहाँ भी आपको डीरेगुलेशन देखने को मिली और आपको एक अच्छा बूस्ट देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ पर एक गेम चेंजर पॉलिसी की बात आई है, तो हम उसकी बात कर लेते हैं, जो कि है रिफाइनरी पॉलिसी 2023-24। तो इस दौरान हुकूमत ने रिफाइनरीज को कहा कि अपनी अपग्रेडेशन करो
और हुकूमत से ही आकर फायदा लो। तो इस फायदे में सबसे पहला जो इंसेंटिव जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जो कि 7.5 से 10% का जो इंसेंटिव मिलना है उन रिफाइनरीज को जो कि अपने आप को अपग्रेड करती हैं, और वो मिल भी रहा है, जिसकी वजह से आपको बिलियंस के प्रॉफिट्स दिख रहे हैं रिफाइनरी सेक्टर की कंपनीज में। और यही वो पैसा है जो कि सीधा इनकी स्टेटमेंट्स में जाता है, जो कि सीधा सीधा मुनाफा है। तो इसके थ्रू भी ये अपनी जो डीप कन्वर्जन टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। एंड सेकंड हम पॉइंट डिस्कस करते हैं जो कि है क्रैक स्प्रेड, दैट इज प्रॉफिट परसेंटेज। बेसिकली इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल और बाकी जो दूसरे डीजल एंड पेट्रोल हैं, इन सब की कीमतों में काफी डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो सिंपल है कि रिफाइनरीज क्रूड ऑयल को यूज करती हैं, तो अगर क्रूड ऑयल सस्ता और बाकी जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं वो हाई प्राइसेस पर होती हैं, तो ऑब्वियसली रिफाइनरीज को सबसे ज्यादा फायदा होता है। तो अब 2026 में इन प्रोडक्ट्स में जो डिफरेंस है प्राइस का वो काफी बढ़ गया है, जिसकी वजह से जो रिफाइनरीज के ग्रोस रिफाइनरी मार्जिन है वो तकरीबन डबल हो गए हैं। और सिर्फ ये एक ही पॉइंट नहीं, बल्कि रशिया की तरफ से भी जो सस्ता क्रूड ऑयल है वो भी इंपोर्ट होना स्टार्ट हो गया है, स्पेशली पीआरएल। तो लोकल रिफाइनरी स्पेशली पीआरएल जो कि पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड, इसकी जो इनपुट कॉस्ट है वो काफी डिक्रीज हो गई है, क्योंकि ये जो सस्ता क्रूड ऑयल है रशिया से इंपोर्ट होना स्टार्ट हुआ है, तो ये काफी उसमें इन्वॉल्व है। तो जाहिर है जब इनपुट कॉस्ट बहुत कम होती है और जो सेल्स है वो काफी ज्यादा होती हैं, तो प्रॉफिट्स तो कंपनीज के ब्लास्ट करते ही करते हैं। और सिर्फ यही फायदे नहीं रिफाइनरी सेक्टर को दिए गए, बल्कि जो न्यू मशीनरी है, जो न्यू टेक्नोलॉजी रिफाइनरीज ने इंपोर्ट करनी है, उन पर भी इनको टैक्स छूट मिली हुई है, तो मतलब जीरो टैक्स। तो ये भी बहुत बड़ा फायदा रिफाइनरी सेक्टर को मिला है, जिससे इनकी अपग्रेडेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगी। और इवन की हुकूमत की तरफ से अपग्रेडेशन पर काफी इनको बेनिफिट्स भी दिए जाने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको सिचुएशन क्लियर हो गई होगी कि पास्ट में आखिर रिफाइनरी सेक्टर क्यों अंडर परफॉर्मेंस रहा और आगे कौन से पॉइंट्स थे जिसने रिफाइनरी सेक्टर को बूस्ट होने में मदद दी। और अब सिर्फ यही नहीं, बल्कि अब हम रिफाइनरी सेक्टर की कंपनीज पर आते हैं और उन पर थोड़ी डिस्कशन करते हैं, जिससे आपको काफी क्लैरिटी होगी कि रिफाइनरी सेक्टर किस हद तक आगे और आगे किस हद तक जा सकता है, उनमें कौन कौन सी कंपनी कितना आउट परफॉर्म कर सकती है। तो रिफाइनरी सेक्टर के कुछ स्टॉक में सबसे पहले आता है अटक रिफाइनरी लिमिटेड। तो अटक रिफाइनरी लिमिटेड इस रिफाइनरी सेक्टर का बेस्ट स्टॉक है, क्योंकि इसका इंटरेस्ट कवरेज 100x से ऊपर का है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसके पास बहुत ज्यादा कैश मौजूद है और ये स्टॉक भी आउट परफॉर्म कर रहा है। सबसे ज्यादा इसी स्टॉक की परफॉर्मेंस आपको देखने को मिली। लेकिन इसके साथ साथ नेक्स्ट अगर हम स्टॉक की बात करें जो कि पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड पीआरएल, तो पीआरएल का अभी $1.2 बिलियन की एक्सपेंशन का जो प्रोजेक्ट है वो चल रहा है। तो ये प्रोजेक्ट ही अपग्रेडेशन का है, तो मतलब जैसे ही ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो इनमें एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाएगी और इसके स्टॉक में ऑब्वियसली आपको बूस्ट काफी देखने को मिल सकता है। और इनका जो ये $1.2 बिलियन का जो प्रोडक्ट एक्सपेंशन का चल रहा है, उसमें इनका प्लान ही यूरो 5 जो डीजल और पेट्रोल है उसको बनाने का है, जो कि फुल एफिशिएंट डीजल और पेट्रोल बनेगा। और चूंकि रशिया से इंपोर्ट करने वाला सबसे सस्ता क्रूड ऑयल भी यही यूज करें, तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए साबित हो सकती है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि एक हैवी लॉसेस दिखाने वाला तीसरे नंबर का नेशनल रिफाइनरी स्टॉक, इसने बहुत ज्यादा लॉसेस दिखाए और इवन के इन्वेस्टर्स की भी बहुत ज्यादा लॉसेस करवाए। लेकिन अगर आप अभी देखें तो इसने हाफ ईयर का 1.7 बिलियन का प्रॉफिट अर्न किया, जो कि एज कम्पेयर टू देयर प्रीवियस लॉसेस बहुत ही एक्सेप्शनल रहा। और नेशनल रिफाइनरी की एक खास बात जो कि इसको दूसरे अपने कंपटीटर से थोड़ा अलग करता है रिफाइनरी सेक्टर की कंपनी से, जो कि है इसका लुब्रिकेंट सेगमेंट। जी हाँ, तो ये अपने लुब्रिकेंट सेगमेंट से दूसरी रिफाइनरी से अलग भी है और एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी अर्न करते हैं। तो फोर्थ नंबर पर जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिफाइनरी है बाय कैपेसिटी, जो कि है सिनर्जी। तो यही स्टॉक अगर अपनी पूरी सलाहियत पर चले तो ये कंपनी अपनी पूरी सलाहियत पर चलने के बाद एक पेनी टू गोल्ड स्टॉक हम सबके लिए साबित हो सकता है। लेकिन अभी आपने रुक जाना है, क्योंकि ये हाई डेट स्टॉक है। तो जी हाँ, गवर्नमेंट पॉलिसीज के अकॉर्डिंग 2026 के बाद वही रिफाइनरी टिक पाएगी जो कि यूरो 5 स्टैंडर्ड का पेट्रोल और डीजल मार्केट को प्रोवाइड करेगी। तो इस केस में पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड और अटक रिफाइनरी लिमिटेड सबसे आगे हैं। तो जिस तरह के 2026 के प्लान के अकॉर्डिंग पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट है वो बहुत कम कर दी जाएगी और जो सेल्स हैं वो लोकल रिफाइनरीज उनका जो मार्केट शेयर है पाकिस्तानी मार्केट का वो कैप्चर करेंगे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि रिफाइनरी सेक्टर अपनी कुछ प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे, जिससे इनकी अर्निंग्स डॉलर में भी हो सकती है। तो यहाँ पर एक आपको मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट बताता चलूंगा, पाकिस्तान सिर्फ अपनी टोटल मार्केट शेयर का पेट्रोल और डीजल का सिर्फ 30 से 40% ही खुद बनाता है, बाकी तो टोटल इम्पोर्ट किया जाता है। जिसकी वजह से जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है वो इस चीज पर ज्यादा नजर जमाए हुए है कि पाकिस्तान में जो लोकल पेट्रोल और डीजल है वो प्रोड्यूस किया जाए और पाकिस्तान को इंपोर्ट बेसिस पर जो फ्यूल मंगवाने पड़ते हैं उससे जान छूट जाए, और इससे पाकिस्तान भी ग्रो करेगा और पाकिस्तान के जो रिफाइनरी सेक्टर है वो भी ग्रो करेगा। तो इसीलिए आपको काफी अच्छे स्टेप्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से रिफाइनरी सेक्टर में देखने को मिले। तो ये कंप्लीट सिचुएशन देखने के बाद अब हम कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं। अभी जो चारों स्टॉक्स हैं
इसमें आपको कितनी परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले आता है अट्टक रिफाइनरी लिमिटेड, जो कि एक सेफ स्टॉक है, जो कि आपके लिए कंसिस्टेंट डिविडेंड और ग्रोथ स्टॉक साबित हो सकता है, क्योंकि इस रिफाइनरी की एफिशिएंसी एज कम्पेयर टू द अदर कंपटीटर्स काफी ज्यादा है, और इवन के ये अपनी जो कैपेसिटी है यूटिलाइजेशन की वो भी काफी बेहतर रखते हुए 75% और 90% यूटिलाइज करता है। तो ये एक बहुत ही एक्सेप्शनल स्टॉक है और ये कंसिस्टेंट डिविडेंड और ग्रोथ आपको दे सकता है, लेकिन इसके मजीद एनालिसिस आप खुद कर सकते हैं। सेकंड स्टॉक जो आता है वो है पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड। तो पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड स्टॉक जो है वो काफी अंडर परफॉर्मेंस रहा, जिस तरह बाकी रिफाइनरी कंपनीज रिफाइनरी स्टॉक्स के जो प्रॉफिट है वो काफी ज्यादा है। तो इसी तरह पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड के जो रिजल्ट्स हैं वो भी काफी एक्सेप्शनल रहे कि ईपीएस इनकी ग्रोथ काफी ज्यादा प्रॉफिट्स आए। तो सिर्फ यही नहीं, ये रिफाइनरी भी काफी आउट क्लास परफॉर्म कर सकती है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इनका जो रिफाइनरी प्रोजेक्ट चल रहा है वो $1.2 बिलियन की एक्सपेंशन का, जो कि एक एफिशिएंट प्लांट लगा है। तो ठीक 2 साल बाद जैसे ही प्लांट ऑपरेशनल होगा तो ये पाकिस्तान की बिगेस्ट एंड हाईएस्ट एफिशिएंसी वाली रिफाइनरी का स्टॉक बन सकता है। तो इस स्टॉक में भी आपको काफी ज्यादा रिस्क और काफी ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। एंड अगर हम नेक्स्ट बात करें नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड की, तो इस स्टॉक ने भी काफी रिकवरी दिखाई और इस स्टॉक के प्रॉफिट्स भी काफी रिकवर की, और इस स्टॉक की रेंज काफी बेहतर है, और ये भी एक अच्छा स्टॉक है जो अपनी रिफाइनरी को देखते हुए और अपने लुब्रिकेंट सेक्टर से एक्स्ट्रा मार्जिन अर्न करते हुए ये एक आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। लेकिन इसके साथ साथ फोर्थ स्टॉक जो कि है सिनर्जी, जो कि पाकिस्तान की बिगेस्ट कैपेसिटी के प्लांट को होल्ड करती है, बिगेस्ट कंपनी है बाय द कैपेसिटी, लेकिन सिनर्जी फिर भी लोवेस्ट प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। तो सिर्फ यही नहीं बल्कि सिनर्जी की भी अपग्रेडेशन चल रही है। तो अगर ये स्टॉक भी अपनी अपग्रेडेशन कंप्लीट करता है और एफिशिएंट स्टॉक चलता है और इवन के मार्केट शेयर कैप्चर करके अपनी कैपेसिटी ऑफ यूटिलाइजेशन को बढ़ाता है, तो इसके एक्सपेंसेस भी कम होंगे, देन इसके प्रॉफिट्स भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होंगे। तो ऑब्वियसली इसकी स्टॉक की प्राइस में इसके प्रॉफिट्स का रिफ्लेक्ट देखने को आपको मिलेगा। तो अटक रिफाइनरी लिमिटेड को आप एक लो रिस्क स्टॉक कह सकते हैं, जो कि कंसिस्टेंट डिविडेंड और ग्रोथ स्टॉक के तौर पे आपके लिए साबित हो सकता है। जहां तक रही नेशनल रिफाइनरी और पाकिस्तान रिफाइनरी की बात, तो ये मीडियम रिस्क स्टॉक्स हैं। लेकिन अगर आप हाई रिस्क हाई रिटर्न की तरफ जाना चाहते हैं, देन सिनर्जी स्टॉक आपके लिए बेस्ट हो सकता है। लेकिन वो कितना बेस्ट हो सकता है ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। इसके मजीद प्रॉपर एनालिसिस आप अपने तौर पे भी कीजिए। तो रिफाइनरी सेक्टर अब एक बोरिंग सेक्टर नहीं बल्कि एक ग्रोथ सेक्टर बन चुका है। लेकिन ये याद रखें कि स्टॉक मार्केट में रिस्क हमेशा मौजूद होता है। तो आपका फेवरेट रिफाइनरी स्टॉक कौन सा है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दें। आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और दूसरों की हेल्प के लिए शेयर करें, और मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जाते जाते बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ताकि पीएसएक्स से रिलेटेड कोई भी न्यूज एंड अपडेट आप मिस ना करें।